So today we are going to cover childhood mental disorders. So इसमें जो है in this chapter we will be covering three different types of childhood mental disorders. So first one come under the category of pervasive developmental disorders. Second one is attention deficit hyperactivity disorder. और थर्ड वन इज अदर चाइल्डहुड साइकोपैथोलॉजीज, और चौथा इसमें एक और दिया मेंटल रिटार्डेशन। वो एडल्ट्स को भी हो सकता है, चाइल्ड को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक टू चाइल्ड जो है ये तीनों है। मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, और मेंटल रिटार्डेशन ये अदर थ्री कंडीशंस है उनके साथ में भी हो सकता है। सो वील स्टार्ट विद फर्स्ट वन which is pervasive developmental disorder. So इसमें जो है सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि इस वर्ड का मतलब क्या, pervasive developmental disorder. So pervasive का मतलब होता है something which is found or present throughout. तो ये जो nomenclature itself है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग मतलब वर्ड का मीनिंग कुछ और है लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। सो परवेसिव का मतलब तो होना चाहिए कि विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट, लेकिन इसमें जो सिम्टम्स हैं वो थ्रू आउट हर एरिया में अवेलेबल नहीं होते हैं बच्चे में। मीन्स उसकी कोई स्पेसिफिक फंक्शनिंग होगी, वो इम्पेयर्ड हो रही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो रही हो। So in that sense pervasive word is misleading. ठीक है। So pervasive development, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं we are studying as per DSM 4TR, ये सिलेबस में जो है वही है। तो pervasive developmental disorders में जो पहला डिसऑर्डर जो है हमारे सिलेबस में है। अच्छा, और इसमें जो है एक स्पेक्ट्रम हो सकता है बच्चे के इम्पेयरमेंट का। स्पेक्ट्रम कैसे? इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट, इट कैन बी सीवियर। हर एक को जो है सेम लेवल की प्रॉब्लम हो रही हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कोई स्पेसिफिक फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है और उसकी सीवियरिटी भी डिफर कर सकती है फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, सेम डिसऑर्डर की भी। ठीक है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, डिपेंड करता है। एंड इसमें जनरली क्या चीज़ें देखी जाती है कि वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखी जाती है कि बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। बोलना इंक्लूड समझना, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, ये जो हमें नॉर्मल देख के समझ में आया था वो उसको समझ में नहीं आ रहे हों, या उसके चेहरे पे वो फेस पे चेंजेस खुद के भी ना आ रहे हों जैसे सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम दिखने लग जाती है बच्चे के। फिर वो जो अपने टॉय से जिस तरह इंटरेक्ट करता है बच्चा, वो जो है डिफरेंट होता है नॉर्मल बच्चों से। तो जो चेंज इन रूटीन्स है उसमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में उसको डिफ़िकल्टी आती है। repetitive body movements and behavior patterns like hand flapping, spinning head banging, sound से जो है पर्टिकुलर तरह की साउंड से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इवन टेक्टाइल भी जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर टच जो है उसको बहुत इरिटेटिंग या डिफ़िकल्ट लग रहा हो, अनटॉलरेबल लग रहा हो। और टेम्पर टैंट्रम जो है बच्चे में हो सकते हैं। सोने स्लीप पैटर्न में डिफ़िकल्टी हो सकती है। एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, और एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सब हो सकती है। सो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। तो अब फर्दर हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा जो है जो पहला परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो इस सिलेबस के हिसाब से ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। अब DSM 5 TR के, इनफैक्ट DSM 5 ऑनवर्ड्स जो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की बजाय जो है इसको
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है DSM में लिखा हुआ है। सो पहले जो है ऑटिज्म या तो है या नहीं है। अब जो है ऑटिज्म जो है, जैसे मैंने बताया कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कुछ भी हो सकता है, तो उसके अनुसार जो वो एक स्पेक्ट्रम हो गया, तो उस स्पेक्ट्रम में बच्चा कहीं भी हो सकता है। तो वो जो है अब डायग्नोसिस जो है वो स्पेक्ट्रम के हिसाब से होता है, उसको ESD कहते हैं, DSM-5 में, 4 में उसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा क्या है कि पहले जो है एस्पर्जर सिंड्रोम जो है वो अलग होता था और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर अलग होता था। अब उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और नाम जो है ESD कर दिया गया है। तो जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है इसमें जो है की जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होता है, बच्चा ना बात ठीक से अपनी एक्सप्लेन कर पा रहा होता है, ना समझ पा रहा होता है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है। तो ये तो कॉमन थी ऑटिस्टिक बच्चे में भी और एस्पर्जर वाले में भी। लेकिन जो एस्पर्जर वाला है उसके सोशल स्किल्स जो है कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। मैंने कंपैरेटिवली बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि उनके नॉर्मल होते थे। तो वो इन द फील्ड ऑफ सोशल फंक्शनिंग या सोशल इंटरेक्शन दे वर एट ए हायर लेवल देन ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो इसलिए पहले उनको अलग रखा गया था। अब वो जो बात मैंने जैसे बताया कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की, तो स्पेक्ट्रम है। सो लाइकवाइज जो सोशल इंटरेक्शन का भी स्पेक्ट्रम हुआ। तो बस यही तो फर्क है कि कोई माइल्ड हो सकता है, कोई मॉडरेट हो सकता है, कोई सीवियर हो सकता है इम्पेयरमेंट सोशल इंटरेक्शन में। तो इसलिए अब जो है अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अब उनको जो है कंबाइन करके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ओके। यस सर। हाँ, फिर आगे जो है ऑटिज्म वालों में जो है कुछ चीज़ें तो मैंने बता ही दी ऑलरेडी, जो सिम्टम्स हैं और जो कॉमन सिम्टम्स है वो सब भी दिख जाएंगे। कि एक तो इनको जो है हार्डली एनी इंटरेस्ट इन जो है अपने जो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ में होता है, कि जिस एज के ये होते हैं उस एज के बच्चों के मुताबिक इनको जो नॉर्मल इंटरेस्ट हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। और इनको सोशल इंटरेक्शन में लैक ऑफ इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट होता है लगभग। तो कई बार तो इनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई है भी कि नहीं है आसपास। और ये जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन अपना और स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हो सकता है नॉर्मल बच्चे में भी कि भी उसको कोई वीडियो गेम पसंद हो तो वीडियो गेम खूब खेलेगा, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसका इतना ज़्यादा होगा कि उस वीडियो गेम में भी उसको एक पर्टिकुलर वीडियो गेम होगा वही खेलता रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जैसे उसको नहाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ही चाहिए, उतना ही बाल्टी भरी होनी चाहिए। खाने में कोई चीज़ जो है चाहिए तो बस हमेशा वही चाहिए। अपनी चीज़ों को अरेंज करके एक पर्टिकुलर तरीके से रखेगा, दैट कैन बी एनी वे, तो एक नॉर्मल बच्चे से अलग दिखाई देगा। फिर जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो उसमें बुक में नहीं दिया वो बातें बता रहा हूँ। एक तो उनमें जो है टिप टो वॉकिंग देखने को मिलती है। टिप टो वॉकिंग मतलब जो पंजे के बल में बच्चे अक्सर चलते हुए दिखाई देंगे। नॉर्मल बच्चे भी चलते हैं पंजे के बल, वो भी नॉर्मल है, बट ये बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे नॉर्मल बच्चे के मुकाबले। सो वो भी एक इंडिकेशन होता है। फिर एक इनमें जो है पर्टिकुलर साउंड या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है उससे काफ़ी इनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। टैक्टाइल उसमें भी, कि जैसे क्ले है, बच्चे खूब खेलते हैं क्ले से, लेकिन इनको हो सकता है वो क्ले टच करते ही एकदम इरिटेटेड हो जाए, चिल्लाने लग जाएं। चेंज ऑफ रूटीन इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सो इस टाइप के जो है सिम्टम्स बच्चे में दिखने लग जाते हैं। अब ये जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये शुरुआत तो इसकी पहले ही से ही हो जाती है। मैं सभी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, खाली ऑटिस्टिक की नहीं। शुरुआत तो पहले से ही हो जाती है, लेकिन क्या है कि शुरुआत में जो है पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। तो वो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब वो और बच्चों से डिफरेंट दिखने लग जाता है
या और बच्चों की कंपैरिजन में उसकी प्रोग्रेस जो है रिटार्डेड होती है, कम होती है, तब उनको समझ में आता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि अगर जैसे माँ बाप या इवन टीचर्स ट्रेंड हो तो ये जल्दी आइडेंटिफाई हो सकते हैं और जल्दी इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। सो ऑटिज्म जो है इट इज़ ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल। ठीक है, आप उसको ट्रेंड कर सकते हो टू interact in a particular manner or do things which are desirable, so लेकिन जो है आप उसको क्योर नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन इज डिफरेंट, ऑटिज्म इज डिफरेंट। बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। So being autistic is not being the end of the life. और in fact जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, ऑटिस्टिक क्वालिटीज़, they can be used to the advantage of the child. कैसे? जैसे मैंने बताया उनको कोई स्पेसिफिक चीज़ में ही इंटरेस्ट होगा। सो लेट अस से कि उसको ड्राइंग में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, तो अगर उसी फील्ड में उसको एनकरेज किया जाए तो वो बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है। किसी को जो है लेटर से कि कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में वो मास्टरी कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका आईक्यू लेवल क्या है बच्चे का और इंटरेस्ट क्या है, उसको अगर राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग मिले, सो द ऑटिस्टिक चाइल्ड कैन एक्सेल इन प्रोफेशनल लाइफ एंड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एटलीस्ट। ठीक है, सो ये भी एक बात जो है पेरेंट्स को समझाने की होती है ऑटिस्टिक बच्चों के। ये क्योर तो नहीं हो सकता है, ट्रीट जरूर हो सकता है और बच्चा जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी और ट्रेनिंग अगर राइट काइंड ऑफ दी जाए तो। सो आफ्टर दिस कम्युनिकेशन वाला मैं बता ही चुका हूँ, बिहेवियर का बता ही चुका हूँ। हाँ, सो जो ऑटिज्म है जो उसके कई सारे जो है कंडीशंस इसके साथ में हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, इसको जो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, जो जैसे फीमेल में एक्स होते हैं क्रोमोसोम, मेल में एक्स और वाई होता है, तो जो एक्स वाला जो है, जो इनहेरिटेड वाला जो होता है फादर से, वो जो है फ्रेजाइल हो सकता है। एंड मदर वाला भी फ्रेजाइल हो सकता है, डिपेंड करता है। देन सेरिब्रल डिसजेनेसिस, इसमें जो है जो ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। फिर रेट सिंड्रोम, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, और सर्टेन मेटाबॉलिकल एरर्स भी हो सकती हैं बायोकेमिकल फंक्शनिंग की वजह से। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी देयर अलॉन्ग विद ऑटिस्टिक फीचर्स जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉजिटिव डेवलपमेंटल ऑर्डर में हमारा रेट सिंड्रोम। सो इसकी खासियत ये है रेट सिंड्रोम की, इट अफेक्ट्स ओनली गर्ल्स। दिस इज द की फीचर। जो रेट सिंड्रोम है दिस अफेक्ट्स ओनली गर्ल्स, बॉयज़ को नहीं करता है। सो ये जो है फर्स्ट इनिशियली 6 to 18 मंथ्स के पीरियड में नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चा शो करेगा। बच्चा क्या मतलब यहाँ लड़की के हो गया, क्योंकि इट इफेक्ट्स ओनली गर्ल्स। सो फर्स्ट 6 to 18 मंथ्स में नॉर्मल होगा, उसके बाद में स्टैग्नेशन एंड देन रैपिड रिग्रेशन इन मोटर एंड लैंग्वेज स्किल। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 to 18 मंथ तो बच्चा नॉर्मल रहा और उसके बाद में जो है जो उसकी डेवलपमेंट है मोटर स्किल्स की और लैंग्वेज की वो रुक गई, और उसके बाद में जो सीखा था वो भी ख़त्म होने लग गया, मोटर स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास्प करना है चीज़ों को,
तो ग्रास्प करना की चीज़ें सीख जाता है बच्चा बड़ी जल्दी। बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चा एक आध शब्द बोलने लग जाता है ना। सो ये जो 1.5 साल तक का डेवलपमेंट है ये नॉर्मल रहेगा। फिर उसके बाद में जो है वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देगा बच्चा। और ऑलरेडी उसके बाद ये भी होगा उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में कि जो सीखा था वो भी जो है भूलना क्या मतलब नहीं करेगा। फिर वो जो एक कुछ शब्द सीखा था वो भी नहीं बोलेगा, या जो पहले हाथ पैरों से कर पाता था अब वो भी नहीं कर पाएगा। सो ये जो है रेट सिंड्रोम का खासियत होती है। फर्स्ट नॉर्मल डेवलपमेंट 6 to 18 मंथ, देन स्टैग्नेशन, देन रिग्रेशन। ठीक है। अब जो कौन सा जीन्स होता है वो MECP2G, मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन 2। जो जैसे UGC नेट की बात करें तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से जीन से होता है और ये कौन से क्रोमोसोम पे इफेक्ट करता है ये जीन, XQ28। ठीक है। और इसमें जो है और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डिटीरियोरेशन प्रोसेस में। लॉस ऑफ स्पीच हो सकती है, सीवियर डिमेंशिया, बहुत भूलने लग जाए जो सीखा है। बिहेवियर रेमिनिसेंट ऑफ ऑटिज्म, ऑटिज्म में जैसे बच्चे बिहेव करते हैं वैसा बिहेव करने चाहे। स्टीरियोटिपिक हैंड रिगलिंग मूवमेंट, हाथ जो है जैसे कांपने से और घुमाना फिराना करेगा। लॉस ऑफ पर्पसफुल यूज ऑफ हैंड्स, जैसे कोई ग्लास उठाना है, कप उठाना है, कोई खेलना है, वो सब नहीं कर पाएगा। जर्की एटैक्सिया, जैसे हाथ जो है कांपते हुए कोई चीज़ जो है उठाने की कोशिश करना, या बॉडी में भी। फिर इंटरमिटेंट हाइपरवेंटिलेशन, जैसे एकदम से सांस चढ़ गया हो। और माइक्रोसेफेली, जो हेड का साइज है दैट इज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन वो इसका छोटा होगा। तो ये सब जो है रेट सिंड्रोम के की सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद में जो स्टेबिलिटी है या रादर जो स्टेग्नेशन कह लो, तो वो दैट स्टेबिलिटी या स्टेग्नेशन है दैट कैन लास्ट फॉर डिकेड्स, मतलब 10 साल 20 साल भी हो सकता है। तो ये भी बात है। फिर इसमें सीजर्स जो होते हैं ना, जैसे दौरे पड़ना, पैरालिसिस भी हो सकता है। और फिर जो इसमें परसेंटेज की हम बात करें 26% केसेस में जो है सडन डेथ भी हो जाती है और वो हार्ट कंडीशन की प्रॉब्लम नॉर्मली होती है। सो नॉर्मली लॉन्ग लाइफ नहीं होती है जो रेट सिंड्रोम वाले हैं। सो these are the key symptoms of रेट सिंड्रोम। सो ये अगर क्लियर हो तो फिर ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है। एस्पर्जर सिंड्रोम तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, वही है, ऑटिज्म से मिलता जुलता है। ओनली थिंग दीज पीपल आर एट ए हायर लेवल इन सोशल फंक्शनिंग कंपेयर टू द ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो जो लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस इनमें भी होती है बट बेटर देन ऑटिस्टिक चाइल्ड। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग मेकिंग फ्रेंड्स इनमें भी होती है बट बेटर देन ऑटिस्टिक पीपल। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग एंड सस्टेनिंग फ्रेंडशिप, है ना। फिर वो दूसरों के थॉट इमोशंस और फीलिंग्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी। और या तो किसी को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे होंगे या उल्टा भी पॉसिबल है, आई कांटेक्ट ही अवॉइड कर रहे हो। फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस नहीं होंगे, जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं किसी से, तो जो वो सामने वाला कह रहा है उसके अनुसार हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, इनके वो नहीं होंगे। सो और जैसे हमको कोई बात समझ में आ जाती है तो हम सर हिलाते हैं या साउंड हूँ हाँ करते हैं। सो सामने वाले को समझ में आता है कि हमारी उसकी बात हमें समझ में आ गई। तो उस टाइप के जेस्चर्स इनमें नहीं होंगे। फिर जो इंटरपर्सनल बाउंड्रीज हैं कि क्या बातें पूछनी है नहीं पूछनी है, कितना जो है नज़दीक जाना है नहीं जाना, ये सब इनको
समझ में नहीं आ रहा होगा। सो और जो ऑटिज्म वालों में होता है वो इनमें भी हो सकता है। दे कैन बी अनयूजुअली सेंसिटिव टू नॉइज, टच, स्मेल, टेस्ट और विजुअल स्टिमुलाई। कुछ भी हो सकता है इनमें से, लाइट को भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, स्मेल, टच, एनीथिंग। फिर इनका भी जो है दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन, और उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इनको पसंद नहीं होगी, बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से हमेशा फॉलो करेंगे। और जो रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट जो है लाइक हैंड फ्लैपिंग एंड आर्म वेविंग, वो भी इनमें देखा जाएगा। तो रेस्ट जो है इनके हायर जो चीज़ जो है होती है कि दे हैव इंक्रीज एबिलिटी टू फोकस ऑन डिटेल्स। बहुत माइनर चीज़ों को ये देख पाते हैं। सो जैसे कोई एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई चीज़ें हैं तो उसमें कोई एक छुपा हुआ पैटर्न होगा तो वो ये और लोगों के कंपैरिजन में बड़ी इजीली ढूंढ लेंगे उस पैटर्न को। सो जैसे अगर इनको ऑडिटर बनाया जाए तो ऑडिट बड़ा अच्छा कर पाएंगे ये, क्योंकि वो नंबर्स एंड फिगर्स में एक पैटर्न बड़ी इजीली ढूंढ लेंगे अगर कोई नॉर्मल से हटके है तो। सो एक मूवी भी आई थी, इफ़ यू सी दैट मूवी, अकाउंटेंट नाम से है। सो उस मूवी में एस्पर्जर सिंड्रोम वाला ही हीरो बना हुआ है। सो उसमें वो सारे सिम्टम्स दिखाए हुए हैं एंड मेंटली ही इज़ वेरी शार्प, बट और सारे एस्पर्जर सिंड्रोम वाले उसमें हुए हैं। सो देन ये जो है अकेले काम करना पसंद करेंगे क्योंकि सोशल इंटरेक्शन में इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, और क्योंकि इनको जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा और अनफेलिंग इंटरेस्ट होगा, लगातार जो है उसमें करते ही रहेंगे, तो ऑब्वियस बात है वो एक्सेल कर जाते हैं उसमें, उस फील्ड में बड़ा अच्छा इनका होता है। तो और ये मैंने बता दिया, रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न जो औरों को दिखाई नहीं दे रहा वो इनको दिखाई देता है। इंटेंसिटी बहुत होती है इनमें, मतलब इतना लगे रहेंगे, इतनी इंटेंसिटी से लगे रहेंगे कि लोग बाग जो है नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा उतना। एंड दे हैव ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग, जैसे सब सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचेंगे ये, इनका सोचने का तरीका भी अलग होगा। सो ऑब्वियसली जो है सोचने का तरीका अलग होगा तो ये नई चीज़ें देख पाएंगे, है ना। सो जब ये DSM-5 आया था तो उसमें ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम को कंबाइन कर दिया गया था। सो जो एस्पर्जर सिंड्रोम वाले लोग थे दे आर नॉट हैप्पी विद इट। सो क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो मैंने बताया कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, इंटेंसिटी हाई है, जो पैटर्न्स और लोग नहीं देख पाते हैं ये देख लेते हैं, अकेले काम कर सकते हैं। सो दे समहाउ थिंक दे आर सुपीरियर टू नॉर्मल पीपल। सो ये लोग जो, जैसे हम लोग इनको मेडिकल टर्म्स में एस्पर्जर सिंड्रोम कहते हैं, सो दे यूज टू कॉल नॉर्मल पीपल एज एंटी। एंटी इज न्यूरोटिपिकल। न्यूरोटिपिकल मतलब सब ये एक से हैं, बाकी के लोग हमारे अलावा सब लोग एक से ही हैं, इनमें आपस में कोई फ़र्क नहीं है। सो वो नॉर्मल लोगों को एंटी कहते थे और खुद को जो है सुपीरियर मानते थे। तो जो ऑटिज्म के साथ में क्लब किया गया, दे फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, उनको पसंद नहीं आया। ठीक है। सो देन दिस वाज अबाउट एस्पर्जर सिंड्रोम। ये अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर। तो इसमें जो है रेट सिंड्रोम से मिलता जुलता थोड़ा सा है, लेकिन फ़र्क है कुछ। जैसे रेट सिंड्रोम में था ना कि पहले इनिशियली जो है नॉर्मल डेवलपमेंट होगा और उसके बाद में जो है एक प्लेटो हिट करेगा, स्टैग्नेशन होगा और फिर रिग्रेशन होगा। तो उससे मिलती जुलती चीज़ें इसमें भी है वो, लेकिन जो है केवल लड़कियों में ही होता था। रेट सिंड्रोम वाज ओनली लिमिटेड टू गर्ल्स। लेकिन जो चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर है, इसमें जो है ये लड़का लड़की दोनों को हो सकता है। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि उसमें जो है नॉर्मल डेवलपमेंट होता था 6 मंथ टू 18 ईयर्स, 18 मंथ्स, 6 मंथ टू 18 मंथ्स नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। किसमें? रेट सिंड्रोम में। यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट रहेगा 2 to 4 ईयर्स तक भी नॉर्मल डेवलपमेंट होगा।
दूसरा डिफरेंस ये है। फिर उसमें जो है जो भी स्किल्स सीखे थे वो सारे जो है रिवर्ट होने लग जाते थे, रिग्रेशन होने लग जाते थे। लेकिन चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर में सारे हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो अभी आगे मैं बताने जा रहा हूँ इसमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो पहला क्या है लैंग्वेज का, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बच्चा जो है 2 से 4 साल की एज तक जो भी सीख गया वो सीख गया, और उसके बाद में जो है लॉस शुरू हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे जो है तीसरा डिफरेंस क्या था, वहाँ पे जो है एक लंबा प्लेटो होता था स्टेबिलिटी का, विच कैन लास्ट अप टू डिकेड्स, मैंने बताया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी वाला पीरियड नहीं होगा उसकी तरह, रेट सिंड्रोम की तरह। तो ये की 3 डिफरेंस हो गए दोनों में है। तो अब किस किस फील्ड में दिखाई दे सकता है, एक तो मैंने बता दिया कि लैंग्वेज में, दिस कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, कि जो भाषा बच्चा सीख गया 2 to 4 ईयर्स में, वो उसके बाद में उसमें रिवर्स होना शुरू हो गया। फिर सोशल स्किल्स में एक एज के मुताबिक बच्चे से बिहेवियर की उम्मीद होती है कि किस एज में कैसा बिहेव करेगा। तो 2 to 4 ईयर्स की एज में जैसा भी वो कर रहा था वो कर रहा था, जो कि ठीक था। फिर वो छोटी एज वालों की तरह करने लग गया। इसी तरह जो प्ले 2 to 4 ईयर्स वाले बच्चे एक अलग तरीके से खेलेंगे, 1 साल का बच्चा अलग तरीके से खेलेगा, तो ये रिवर्स गियर में चलने शुरू हो जाएंगे। मोटर स्किल्स, जैसे 4 साल तक का बच्चा खूब दौड़ने भागने लग जाता है, तो वो जो है रिवर्स में शुरू हो जाएगा, ये दौड़ना भागना बंद हो जाएगा, या हो सकता है चलना भी बंद हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। फिर बाय द एज ऑफ 4 ईयर्स जो है बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल जो है वो आ जाता है अच्छे से, कि उसको जो है शिशु पॉटी ट्रेंड हो जाता है बच्चा। बट इनके केस में सीख तो जाएंगे 2 to 4 ईयर्स में जितना सीखना चाहिए, उसके बाद फिर से जो रिवर्ट बैक हो जाएंगे, जो छोटा बच्चा जैसे 1 साल का बच्चा 1.5 साल का बच्चा करता है वैसे होने लग जाएंगे, नशी हो जाएंगे। सो इसके अलावा क्या होगा कि सोशल अच्छा, ये कॉमन किन चीज़ों में दिखाई देगा हमको, कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ों में हमको दिखाई देना शुरू होगा कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। तो ये तीनों चीज़ें भी किससे मिलती जुलती हैं, ऑटिज्म वाले से मिलती जुलती है। ठीक है, लेकिन बाकी की चीज़ें जो इसमें हो रही है वो ऑटिज्म में नहीं होती हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में यही सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ भी किसी में हो सकती है। तो पहले तो हमको सारी कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ हो सकती हैं, और फिर स्पेसिफिक पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में क्या होती हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर वो याद रहेगा, पहले कॉमन सारी याद कर लो और फिर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर उसमें, और फिर डिफरेंसेस के रूप में याद कर लो। जैसे एस्पर्जर और ऑटिज्म का डिफरेंस मैंने बताया, रेड का और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव का बताया, तो ऐसे अगर याद करोगे तो बेटर याद होगा। देन जो अब बात कर रहे हैं इसी में चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर में कोमॉर्बिडिटी की। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि ये डिसऑर्डर के साथ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो वो जो है मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, वो ये है। एक है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। सो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है उसमें एक ट्यूमर ग्रो हो सकता है। फिर सेकेंड इज लिपिड स्टोरेज डिजीज। सो इसमें ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या है, टॉक्सिक बिल्डअप हो जाता है, एक्सेस ऑफ फैट। फैट को जो है मेडिकल टर्म्स में लिपिड बोलते हैं। तो इसमें जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो टॉक्सिक फैट है वो बिल्डअप हो जाता है, इसको लिपिड स्टोरेज डिजीज कहते हैं। और तीसरा है सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेंसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेंसेफेलाइटिस। सो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है ब्रेन का, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलेगा। सो ये मीजल्स का वायरस होता है, उससे जो है ब्रेन में ये इन्फ्लेमेशन होता है, और जो नर्व सेल्स है उनकी डेथ होती है। सो ये 3 जो है कंडीशंस चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर में कोमॉर्बिडिटी पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।
अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसको शॉर्ट में PDD-NOS लिखते हैं। तो अब इसको समझो PDD-NOS क्या होता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कंबाइंड जो मैंने बताया था, लंबी लिस्ट बताई थी, जैसे सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, बिहेवियर है ना, सो मैनी, उसका प्ले पैटर्न है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी तक जो हमने 4 पढ़े, ऑटिज्म, एस्पर्जर, रेट सिंड्रोम और ये चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर, इन चारों में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी जिसकी वजह से हम उनको अलग से क्लासीफाई कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी बच्चे में वो पर्टिकुलर सिम्टम जो लंबी लिस्ट मैंने बताई थी उसमें से कुछ हों, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर में फिट नहीं हो रहे हो, ना वो ऑटिज्म में फिट हो रहा है, ना एस्पर्जर में फिट हो रहा है, ना रेट में फिट हो रहा है, ना चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर में फिट हो रहा है, लेकिन कुछ सिम्टम्स तो हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि PDD-NOS डायग्नोसिस होता है कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो है, लेकिन हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सा वाला है। सो दिस इज PDD-NOS, ठीक है। सो DSM-5 में भी जो है काफ़ी डिसऑर्डर्स के साथ में ये है, जो नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड वाले उसमें भी है, DSM-5 में भी है। उसमें एडिशनल एक चीज़ और क्या है जो DSM-4 में नहीं है। DSM-4 में जो डायग्नोसिस होते हैं या होते थे, वो येस और नो के फॉर्म में होते थे, या तो ये है या नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। इनके अलावा भी जो है DSM-5 में क्या दे दिया गया है, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस का भी उसमें दिया गया है। उसमें कुछ डिसऑर्डर्स में आप प्रोविजनली डायग्नोस कर सकते हो कि भाई अभी हम श्योर तो नहीं है कि ये है या नहीं है, लेकिन प्रोविजनली हम कर दे रहे हैं कि हमको डाउट तो है ये है, बट वी आर नॉट श्योर कि ये है कि नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल डायग्नोसिस। वो DSM-5 में है, पर DSM-4 में प्रोविजनल डायग्नोसिस का नहीं है। ये भी एक की डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक। नाउ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं इसको DSM-5 से कंपेयर कर देता हूँ, सो दैट इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे DSM-4 TR में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन DSM-5 में ये 2 अलग अलग डिफरेंस है। अटेंशन डेफिसिट अलग है एंड हाइपर एक्टिविटी अलग है, और दोनों भी हो सकते हैं, मतलब 3 डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। सो यानी कि डायग्नोसिस की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है DSM-5 में। तो DSM-4 में अगर मैं डायग्नोसिस करना है तो अटेंशन डेफिसिट के भी सिम्टम्स देखने होंगे और हाइपर एक्टिविटी के भी सिम्टम्स देखने होंगे, पर वहाँ पे DSM-5 में भी हम दोनों सिम्टम्स देखेंगे, लेकिन अगर एक जो है में सिम्टम्स मिल रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे हैं, तो भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि खाली अटेंशन डेफिसिट है, कि खाली हाइपर एक्टिविटी है, या दोनों है। यहाँ पे दोनों ही होगा। सो ये पॉइंट क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक। सो यहाँ पे जो है है सबसे पहली बात जो है, जैसे अटेंशन डेफिसिट मतलब इन अटेंशन की प्रॉब्लम है, जो बच्चा जो है अटेंशन नहीं दे पा रहा है। तो इन अटेंशन वाली चीज़ों को हम कैसे डायग्नोस करेंगे भी इन अटेंशन है कि नहीं है। तो इन अटेंशन की चीज़ों को देखने के लिए जो आगे हम बात करने जा रहे हैं, इसमें से 6 और मोर होनी चाहिए। सो 9 जो है चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, देयर आर टोटल 9 पॉइंट्स। उन 9 में से एटलीस्ट 6 होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो पहला ये है कि बच्चा जो है केयरलेस मिस्टेक्स करता है, जैसे सिली मिस्टेक,
कभी कभी तो सभी करते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, बड़ों से भी होती हैं, छोटे से भी होती हैं, लेकिन वो सेम टाइप की सिली मिस्टेक बार बार करता रहेगा, बार बार करता रहेगा। और जहाँ पे हमें कई बार लगेगा कि इसमें कॉमन सेंस नहीं है क्या, इतनी बात तो सोच सकता था। सो केयरलेस मिस्टेक्स जो है बहुत होती हैं, ये दिस इज इंडिकेशन ऑफ इनअटेंशन। दूसरा है कि दे हैव डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, बहुत लंबे समय तक जो है ध्यान दे के नहीं काम कर पाएंगे। हर बच्चा जो है बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता, वो तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये कभी भी जो है नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए तो अटेंशन दे लेंगे, लेकिन हमेशा नहीं दे पाएंगे, वो नॉर्मल है, बच्चों का मन इधर उधर हो जाता है। लेकिन ये कभी भी कोई चीज़ जो है अटेंशन से नहीं कर पाएंगे, इवन इनको इंटरेस्ट होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा सिम्टम है। और आपको कभी कभी लगेगा हम डायरेक्टली इससे बात कर रहे हैं पर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मुझसे कुछ पूछ रहे हो, वो अपनी धुन में मस्त है, तो आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको बस ध्यान ही नहीं है कि आप उससे कुछ पूछ भी रहे हो, नॉट इवन अवेयर कि यू आर टॉकिंग टू दैट चाइल्ड। ये तीसरा है। चौथा क्या है कि जो उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, कई इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, तो वो उनको फॉलो थ्रू नहीं कर पाएगा। आपने अगर 4-5 चीज़ें लाइन में बता दी कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना और लास्ट में ये करना, तो वो सारी चीज़ों को जो है फॉलो थ्रू नहीं कर पाएगा, उसमें से कोई 1 या 2 चीज़ें मिस कर देगा। और ऐसा 1-2 बार नहीं, 1-2 बार तो किसी से भी हो सकता है, ऑलमोस्ट हर बार होगा ये। तो आप ये देखोगे कि एक चेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दोगे तो वो फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर अगला जो है इसमें यह है कि ये अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करने में इनको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। जो भी ये काम हम करते हैं, जैसे बच्चा है, नेक्स्ट डे के स्कूल के लिए जो है अपना बैग को अरेंज करना है ना, पेंसिल पेन वगैरह रखना, जो नेसेसरी बुक्स वगैरह हैं वो रखना, कल के लिए जो है ड्रेस कैसे अरेंज करके रखनी, जूते पॉलिश करने नहीं करने, ऐसे जो है अपने ऑर्गेनाइज चीज़ों को नहीं कर पाएंगे अनलेस आप इनको करवाओ सर पे खड़े होके या इनकी हेल्प करो। दे वोंट बी, वो रेगुलर कामों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई काम आ गया। फिर जो इनको जो है जिन भी कामों में लंबे समय के लिए अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस की ज़रूरत होती है, ये उन कामों को अवॉइड करते हैं। जैसे कि इनको जो है अगर चेस खेलने को बोला जाए तो वो इनको पसंद नहीं होगा, कि उसमें बहुत लंबा समय तक अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे कि कैरम बोर्ड खेलना है, तो कैरम बोर्ड 4 जने खेल रहे हैं, तो इनका टर्न जो है जब बाकी के 3 अपना टर्न ले लेंगे तब आएगा, तो उनको वेट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो इस टाइप के जो है गेम्स इनको पसंद नहीं होंगे, जिसमें कि पेशेंस चाहिए, अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस चाहिए, ये देखने को मिलेगा। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपनी अक्सर गुम कर देंगे, जैसे अपनी हो सकता है टॉयज़ गुम कर दें अक्सर, स्कूल का असाइनमेंट जो है किसी से लिख के लाए थे वो गुम कर दिया, अपनी पेंसिल या बुक या कोई टूल्स वगैरह वो मिस कर देंगे, अक्सर गुम करते रहेंगे। कभी कभी तो सबसे होते हैं पर इनको अक्सर देखोगे। फिर जो एक्सट्रेनियस स्टिमुलस है उससे बड़ी इजीली ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जैसे अभी पढ़ रहे हैं बैठ के या बातचीत कर रहे हैं, कोई थोड़ी सी आवाज़ होगी तो तुरंत वहाँ देखने लग जाएंगे और उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहाँ हो जाएगा। या गेट की आवाज़ हुई तो दौड़ के जाएंगे देखने की कौन आया। इस टाइप से ये एक्सट्रेनियस जो स्टिमुलाई है उससे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कंपेयर टू अदर पीपल। एंड जो इनकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें बड़े फॉरगेटफुल रहेंगे, रोज़ के कामों में। अनयूजुअल या नए कामों की बात नहीं कर रहा, जो काम इनको डेली करना है वो भी इनको जो है नहीं याद रहता है। ठीक है। सो ये जो 9 सिम्टम्स हैं इसमें से 6 और मोर होंगे तो हम कहेंगे इनअटेंशन। ये क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। नाउ कम्स हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी। ठीक है। सो जैसे कि हमने
इनअटेंशन वाली जो है बातें जो है डिस्कस करी कि कैसे पता चलेगा। इसी तरह से हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिवनेस जो है वो हमें कैसे पता चलेगी, उसके लिए भी कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ मतलब 9 हैं। और अगेन ये जो 9 सिम्टम्स हैं ये कम से कम 6 होने चाहिए एंड एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। दो चीज़ें, जब पहले वाले हमने जो बात करी थी तो उसमें हमने खाली बात करी थी कि भी 6 सिम्टम होने चाहिए। अब जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें मिनिमम 6 सिम्टम्स होने चाहिए 9 में से, साथ में एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स भी होने चाहिए। और एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है इसमें। हाँ, इन अटेंशन में खाली एक ही कंडीशन थी कि 6 होने चाहिए। ठीक है, नाउ ये कौन से हैं, इसमें एक एक करके मैं पॉइंट लेता हूँ। सो ऑफन दे फिजिट हैंड्स एंड स्क्विर्म इन सीट्स। तो जैसे ना उंगलियां चटकाना, चेयर में बैठे बैठे इधर से उधर हिलना डुलना, जैसे चैन नहीं पड़ रहा हो, इस टाइप की एक्टिविटी करेंगे। अपने जो है कभी उंगलियां दबाएंगे, कभी कुछ करेंगे। फिर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है कि क्लासरूम में जैसे, क्योंकि हम ये परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा है तो वो तो स्कूल कॉलेज जाएगा ही जाएगा। तो स्कूल में जो है बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी सीट पे बैठे रहें क्लासरूम में, स्पेशली व्हेन द टीचर इज देयर टीचिंग समथिंग। तो ये इवन उस दौरान भी जो है अपनी सीट पे नहीं बैठ पाएंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन, सोशल सिचुएशन वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सीटेड, दे वोंट बी एबल टू रिमेन सीटेड इन देयर सीट्स। ठीक है, ये अभी मैं सिम्टम्स बता लूँ, फिर उसके बाद में एक एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि कई बार जो है मिस डायग्नोसिस भी होने का खतरा रहता है अगर एक्चुअल रीज़न नहीं पता। सो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है कि जो बच्चे जो हैं इस एज ग्रुप के जो होते हैं वो एक नॉर्मल चीज़ है, उनका मोटर स्किल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो मोटर स्किल उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसकी वजह से जो है उनको, बच्चों को क्या कहते हैं, दौड़ना भागना बहुत पसंद होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो इनको भी पसंद है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनको एक्सेसिव दौड़ भाग कर रहे होते हैं। मतलब जिस सिचुएशन में, जिस सेटिंग में ये इनअप्रोप्रिएट माना जाता है दौड़ना भागना क्लाइंबिंग, वहां पे भी ये कर रहे होंगे। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फिर ऐसे गेम्स जिसमें क्वाइटली बैठ के जो है खेलना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैरम बोर्ड का, चेस का, लूडो है, वो इनको पसंद नहीं होंगे, क्योंकि इनको एक्टिविटी करना है ना, तो इसलिए इनको पसंद नहीं होगा। फिर चौथा है जो वही लीजरली गेम्स जिसमें कि शांति बना के रखनी, जैसे ताश खेलना है, बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो इनको मज़ा नहीं आएगा उसमें। चेस में बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, लूडो में बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं। तो इस टाइप के गेम्स इनको, या बहुत स्लो चलते हो जो गेम, जैसे चेस में जो है अगर रैपिड चेस नहीं है तो यू कैन टेक योर ओन टाइम, तो अगर सामने वाला बहुत टाइम ले रहा रिस्पॉन्स देने में तो इनको बोरिंग लगने लग जाएगा। इस टाइप के गेम्स इनको पसंद नहीं होंगे। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि इनको देख के ऐसा लगेगा एज इफ दे आर ड्रिवन बाय ए मोटर, मतलब कि जैसे चाबी भर दी हो किसी ने इनके अंदर, कि वो चाबी भर दी है तो टॉय में चाबी भर दो तो जब तक चाबी भरी हुई है टॉय तो चलेगा चलेगा, चाबी खत्म होगी तभी रुकेगा। सो लाइकवाइज ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चाबी भर दी है, इवन इफ दे वांट दे कैन नॉट स्टॉप देमसेल्फ, ऐसा लगता है देख के। ठीक है, फिर दे ऑफन टॉक एक्सेसिवली, इसीलिए इनको जो है वो वाले गेम्स पसंद नहीं होते जिसमें बोलना बोलना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दे ब्लर्ट आउट आंसर्स इवन बिफोर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। सो नॉर्मल ये कि भाई पहले सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा वो कंप्लीट हो जाने दो, देन यू रिप्लाई। इनका ऐसा नहीं है, ये जो है तुम्हारी बात अभी कंप्लीट भी नहीं हो पाई, अपना आंसर शुरू कर देंगे। कभी कभी बड़े भी करते हैं, तो वो भी है। फिर दे हैव डिफ़िकल्टी इन वेटिंग फॉर देयर टर्न, जैसे मैंने वो कैरम बोर्ड का एग्जांपल दिया है। जैसे क्रिकेट में भी, क्रिकेट में होता है कि एक टीम जो है पहले पूरी बैटिंग कर लेगी, फिर दूसरी टीम जो है जो फील्डिंग करी थी वो बैटिंग करेगी।
सो इनको वो वेट नहीं होगा कि पहले हम पूरा फील्डिंग कर लें, ये सारे आउट हो जाएं, फिर हमारा खेलने का नंबर आए, और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे पहले भेजा जाए, हो सकता है मुझे बीच में भेजा जाए, लास्ट में भेजा जाए। सो इस टाइप की गेम्स इनको पसंद बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों को, जिसमें अपने टर्न का वेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि ये ऑफन दे इंटरप्ट अदर पीपल। जैसे कोई बोल रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बीच में कूद पड़ेंगे बोलने के लिए, या कोई गेम चल रहा है, अरे नहीं नहीं मैं बताता हूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। सो ऐसे जो है दे इंटरप्ट पीपल, इंटरप्ट रादर दे इंट्रूड, जैसे घुसपैठ जिसे कहते हैं ना, कि इंटरप्ट तो फिर भी ठीक है, इंट्रूड करते हैं कोई लोग, नहीं भाई तुम रहने दो, हमें नहीं चाहिए, तो भी नहीं मानेंगे। सो ये जो है 9 सिम्टम्स हैं, इनमें से 6 होने चाहिए और एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स होने चाहिए। सो अब जो है ये जो सिम्टम्स जो हैं 7 साल की एज से पहले होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ये एटलीस्ट 2 सेटिंग में होने चाहिए। सेटिंग से मतलब जैसे एक स्कूल की सेटिंग हो गई, एक घर की सेटिंग हो गई, एक पीयर ग्रुप की सेटिंग हो गई, एक सोशल सेटिंग भी हो सकती है। तो कम से कम 2 सेटिंग में जो है देखा जाए, केवल एक सेटिंग में है तो हाइपर एक्टिविटी नहीं कह सकते। ठीक है, चौथी कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर जो है कोई इसकी वजह से जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होना चाहिए, कि उसका जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी के स्कूल से शिकायतें आ रही हैं तो इम्पेयरमेंट है, या उसके साथ में कोई बैठना नहीं चाह रहा है स्कूल में तो इम्पेयरमेंट है, कोई उसका दोस्त नहीं बनता है, कोई उसको खिलाना नहीं चाहता अपने साथ में, सोशल सेटिंग में इम्पेयरमेंट है, पीयर ग्रुप में इम्पेयरमेंट है, घर में सब परेशान रहते हैं, हमेशा डांट पड़ती रहती है, इम्पेयरमेंट है ना। तो ऐसे कम से कम 2 सेटिंग में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एडिशनल चीज़ें हैं हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी में। ठीक है, तो हाँ, एक और जो है प्रॉब्लम देखी जाती है ADHD वाले बच्चों में, दे हैव ए प्रॉब्लम इन टाइम परसेप्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, तो मेरे को साथ में मेंटली अवेयरनेस भी है कि कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम बचा है, तो मुझे जो है उस टाइम में ये फिनिश करना है, तो किस चीज़ को कितना एलैबोरेट करूँ, कितना कंडेंस करूँ, ये है। सो ये टाइम परसेप्शन होता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो हम अवेयर होते हैं कि कितना टाइम हो गया है, कितना बाकी रह गया है, या जैसे कि हमें इतने टाइम के बाद वहाँ जाना है तो कितना टाइम बाकी रह गया, इट कुड बी एनीथिंग, ये टाइम परसेप्शन है। तो ये टाइम परसेप्शन जो है ADHD वालों को नहीं होता है। ठीक है, तो जो इंटरनल क्लॉक है इनकी, वो ठीक से काम नहीं कर रही होती, कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है। ये भी एक जो है ADHD वालों में देखा जाता है कि प्रॉब्लम है। सो और ये प्रॉब्लम जो है शॉर्ट टर्म में भी देखी जाती है, लॉन्ग टर्म में भी देखी जाती है। शॉर्ट टर्म में कैसे, कि जैसे बॉडी के मूवमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे हमें जंप करना है, हमें रोड क्रॉस करनी है ना, कोई चीज़ जो है उठा के इधर से उधर रखनी है, तो इसमें अक्सर जो देखा जाएगा कि ये इनअप्रोप्रिएटली ये एक्सीडेंट प्रोन टाइप के लगेंगे, हमेशा गिरता पड़ता रहता है ना, वो टाइम परसेप्शन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। और लॉन्ग टर्म का तो मैंने बता ही दिया कि जैसे कोई चीज़ इतने टाइम में ख़त्म करनी तो कभी नहीं कर पाएंगे। उसका सबसे की एग्जांपल ये है कि जैसे बच्चों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है गिवन टाइम में, तो ये हो सकता है एक ही क्वेश्चन में लगे रहें इतना ज़्यादा कि उनको ध्यान ही ना रहे कि कितना टाइम हो गया, बाकी क्वेश्चन छोड़ के आ जाए। ठीक है, सो ये सिम्टम्स पार्ट क्लियर हो गया ADHD का। ठीक है, अब जो है कॉजेज पे आते हैं, कॉजेज ऑफ ADHD। सो अब जो कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉज जो है वो आता है जीन्स का। लगभग हर मेंटल डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगेन वही बात है जो मैंने डायस्थीसिस मॉडल वाला बताया, गारंटी नहीं है
लेकिन रिस्क फैक्टर होता है कि अगर जीन्स उसको मिले हैं, पेरेंट्स या कोई और रिलेटिव्स हैं जिनको कि ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर रहा है या है, तो फिर जो है वो चांसेस रहते हैं कि उसको भी हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। सो मैंने कल बताया था, अगर याद हो, कि स्कूल वगैरह में जो है पेंट्स जो है हाई लेवल के लेड वाले अगर हैं तो वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में इस टाइप की चीज़ें आती हैं कि अगर जो है हाई लेवल ऑफ लेड में एक्सपोजर है बच्चे को कैसे भी, जैसे वो प्लम्बिंग फिक्सचर्स वगैरह है बिल्डिंग्स में जिसमें कि लेड की कंटेंट्स हाई हैं और बच्चा उसमें एक्सपोज हो रहा है तो फिर वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएगा। ब्रेन इंजरीज है, अगर कोई इंजरी हुई है बच्चे को, कोई पर्टिकुलर जो है ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया है, उससे भी हो सकता है। शुगर कंटेंट अगर हाई है बच्चे के फूड में, वो भी है। तो जैसे आजकल का जो मॉडर्न जो ज़माना है, इसमें जो है फूड में जो है प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, तो और शुगर बहुत होता है हाई लेवल। तो वो बच्चे जो खाते हैं अक्सर जो है ADHD की प्रॉब्लम ज़्यादा इसीलिए होने लग गई है कि वो जो हाई लेवल ऑफ शुगर जो बच्चे की बॉडी में, तो वो तो एनर्जी क्रिएट करेगा, और वो एनर्जी जब तक स्पेंड नहीं होगी तब तक जो है बच्चा जो है रेस्टलेस फील करेगा। तो ये भी एक जो है बच्चों की डाइट क्या दी जा रही है, दैट विल आल्सो डिसाइड। जैसे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी होती है शुगर की कि जो हमको एक हफ्ते से ज़्यादा में जो चाहिए होता है वो एक कोल्ड ड्रिंक में होता है, इतनी ज़्यादा शुगर होती है। तो वो अगर बच्चा पिएगा तो फिर ADHD तो होगा ही होगा। ठीक है। फिर आता है अदर चाइल्डहुड साइकोपैथोलॉजीज। तो इसमें आता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो इसमें जो है जैसा कि नाम ही बता रहा है कि बच्चा जो है ऑपोजिशन कर रहा है, डिफाइंड है, जो उसको बोला जा रहा है वो नहीं कर रहा है ना। तो इसमें एक कंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा। कभी कभी तो सभी बच्चे करते हैं, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं मानते हैं बात, दैट इज ए नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा किस चीज़ का, डिसोबीडियंस का। वो डिसोबीडियंस टुवर्ड्स पेरेंट भी हो सकती है, टुवर्ड्स टीचर भी हो सकती है, या और एडल्ट्स के भी हो सकती है कि कोई भी कुछ कहता है सुनता ही नहीं है ये। ठीक है। मैं हमेशा कमांड की बात नहीं कर रहा, इवन रिक्वेस्ट भी नहीं मान रहा होगा। ठीक है, वो भी है। सो और इजीली गुस्सा हो जाता है रिपीटेडली जो है, और बड़ी इजीली अपना टेम्पर लूज कर देता है, एंग्री हो जाता है, आर्ग्यू करता है एडल्ट्स के साथ में, रूल्स को नहीं मानता है, डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है, अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, स्टबर्ननेस है। ये सब जो है कॉमन चीज़ें हैं किसमें, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में। ठीक है। और इसमें ये भी देखना होगा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये घर पे भी होनी चाहिए और स्कूल में भी होनी चाहिए, दोनों सेटिंग में होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली घर पे तो है लेकिन स्कूल में नहीं है, इसका मतलब घर में जो है लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है। या स्कूल में तो है लेकिन घर में नहीं है, तो इसका मतलब स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। सो ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है। फिर इसी तरह एक होता है कंडक्ट डिसऑर्डर से। तो ऊपर वाले जो भी हमने जो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर पढ़ा था उसमें तो खाली वो बात नहीं मान रहा से रिलेटेड, अब कंडक्ट में उसके बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे सोशली एक्सेप्टेबल वे है उसमें वो नहीं रहेगा। हर एक के बिहेवियर होता है ना कि सोशली एक्सेप्टेबल होता है भाई ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का अगर बर्थडे है तो वेट करना चाहिए कि जब तक केक कट ना जाए नहीं खाना, तो ये लेकिन जो है अपना काट के खा लेगा विदाउट केयरिंग, कर सकता है ऐसा, है ना। या कहीं डेथ किसी की हुई है, वहाँ पे उठावनी वगैरह में गए, वहाँ पे सब शांत बैठे हुए हैं लेकिन ये वहाँ पे कितना भी समझा लो हल्ला करेगा। ठीक है। ये कंडक्ट की इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो अब जो है इसमें ये क्यों रीज़न क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो वो भी रीज़न हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, स्कूल में अगर फेलियर हो रहा हो तो भी हो सकता है। बच्चा जो है हाँ अगर
अगर स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है तो भी ये डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी ना, तो उसको फिर हाई करने के लिए इस टाइप के काम करेगा जो कोई नहीं कर रहा है, टू फील सुपर हीरो। या ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई है या डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है, इस टाइप की कंडीशंस में भी है। फिर ये इवन इस टाइप जो कंडक्ट डिसऑर्डर में दे कैन इवन रिजॉर्ट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रुएल्टी टू एनिमल्स ऑल्सो, ये भी कर सकते हैं। जैसे कोई डॉग है उसको बर्न कर देना या स्टैब कर देना, या किसी के घर में आग लगा देना, चोरी करना, धोखा देना, लाइंग, स्टीलिंग, और कोई सीरियस वायलेशन ऑफ सोशल या लीगल रूल्स, इस टाइप के जो है काम कंडक्ट डिसऑर्डर्स में बच्चा करता है। ठीक है। अब इसमें जो है जो कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या देखा जाता है कि कुछ कोमॉर्बिडिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो कोमॉर्बिडिटी क्या क्या हो सकती है, जो मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स का मतलब जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पीटीएसडी हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या थॉट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये सब कोमॉर्बिडिटी हो सकती है किसके साथ में, कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ में। ठीक है, दिस इज व्हाट इट कैन बी। अब ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ, एंजाइटी डिसऑर्डर पे आऊँ। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में एज द नेम सजेस्ट एंजाइटी हो रही है बच्चे को। नाउ दैट एंजाइटी कुड बी फॉर एनी रीज़न। यहाँ पे हम बात करें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो जो भी उसका फिगर ऑफ अटैचमेंट है बच्चे के लिए, जो जिससे कि बच्चा अटैच है विच मोस्टली इज मदर, तो उससे अगर सेपरेशन होने वाला है या पॉसिबिलिटी है, या इवन पॉसिबिलिटी नहीं, वो इमेजिन भी कर रहा है, तो उसको एंजाइटी होने लग जाएगी। जो भी उसका प्राइमरी अटैचमेंट फिगर है, द टेक्निकल वर्ड इज प्राइमरी अटैचमेंट फिगर विच इज जनरली मदर। कोई और भी हो सकता है, बट 99.9% केसेस में तो मदर ही होती है, इफ मदर इज अलाइव एंड विद द चाइल्ड। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होने लगेंगी, जैसे वो मदर के बिना जो है सोने ही नहीं जाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी जब तक मदर साथ में नहीं हो। एक एज तक तो सभी बच्चों के में होता है, वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक एज के बाद में ये माना जाता है कि बच्चा अपने आप भी अकेला सो सकता है, तो ये फिर भी नहीं सो रहे होंगे, क्योंकि इनको ये डर होगा कि कहीं मदर जो है चली ना जाए। ठीक है, और ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये यंगर देन 18 ईयर्स जो बच्चे हैं उनमें 4 वीक्स तक का देखा होना चाहिए। अगर जो सिम्टम्स जो है एंजाइटी के एटलीस्ट 4 वीक्स होंगे तभी डायग्नोस होगा। यंगर देन 18 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं ना, तो डेवलपमेंटल जो है वो एडल्टहुड तक माना जाता है, 18 साल में एडल्टहुड माना जाता है, तो इसलिए ये सारी बातें 18 से पहले की हो रही हैं। ठीक है, तो या नाइटमेयर्स आना बच्चे को, जब मान लो कि सेपरेशन इमिनेंट है, उसको मालूम है कि किसी भी रीज़न से मम्मी थोड़े दिनों के लिए जाने वाली हैं या वो कहीं जाने वाला है, तो नाइटमेयर्स या नाइटमेयर की जो थीम्स हैं उस टाइप की आने लग जाएंगे, या होम सिकनेस होने लग जाएगी उसको ना, जैसे हॉस्टल में डाल दिया तो होम सिक हो जाएगा, इस टाइप के जो है चीज़ें उसको होने लग जाएंगी। तो ये सब सेपरेशन एंजाइटी। अच्छा, इवन ये भी हो सकता है डिजीनेस, लाइट हेडेड, सर एकदम हल्का सा हो गया, चक्कर आना, नोजिया, स्टमक एक, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, मसल एक, पैल्पिटेशन, दिल का बहुत धड़क तेज़ी से या इरेगुलर धड़कना, ये सब भी जो है हो सकते हैं बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में। अगेन स्पेक्ट्रम की बात है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कितना है और उसका सपोर्ट सिस्टम कितना है, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला जो है हमारा आता है टिक डिसऑर्डर। सो टिक जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। इट कुड बी मोटर मूवमेंट, इट कुड बी वोकल टिक्स।
सो जैसे बार बार गले में क्लियरिंग द थ्रोट जो है खांसना या खराश करना, ये वोकल टिक हो गया। या कोई पर्टिकुलर तरीके से हमेशा जो है हाथ को या सर को या आँख को या बॉडी के किसी भी पार्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से रिपीटेडली करना, लाइक अपने जो है कोई फेस मसल्स को या नेक को या कहीं पे भी, तो वो मोटर टिक हो गया। बॉडी, इट कुड बी ए बॉडी पार्ट, तो वो हो गया मोटर टिक। और अगर वो साउंड से रिलेटेड है तो वो हो गया वोकल टिक। तो दोनों में से कोई भी हो, दोनों होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो तो वो टिक हो गया। सो ये जो है एक मूवी आई थी हिचकी, तो उसमें जो है इससे रिलेटेड है। उसमें जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं वो टुरे डिसऑर्डर के हैं। टुरे में क्या होता है, वोकल और मोटर दोनों एक साथ होगा, मतलब मूवमेंट भी होगा और साउंड भी निकलेगा। ठीक है, DSM-4 में टिक अलग है, टुरे अलग है। DSM-5 में टुरे और टिक कंबाइंड कर दिया गया है और उसका डायग्नोसिस जो है हायरार्किकल कर दिया गया। हायरार्किकल कैसे कि आप पहले तो प्रोविजनल कर सकते हो कि भाई अभी हमें पता नहीं है कि टिक डिसऑर्डर भी है कि नहीं, तो प्रोविजनल कर दो। फिर आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई कि या वोकल या मोटर को एक टिक है, तो आपने उसे टिक डिसऑर्डर कर दिया। फिर वो दोनों कंफर्म हो गई तो आप टुरे कर दोगे। लेकिन रिवर्स में नहीं आ सकते हो। एक बार आपने टुरे कर दिया और मान लो एक चीज़ के सिम्टम्स आने बंद भी हो गए, 100% बंद भी हो गए, कई साल तक भी नहीं आ रहे हैं, तो भी वो टुरे ही रहेगा, टिक नहीं होगा। सो वो हायरार्किकल डायग्नोसिस है DSM-5 में। DSM-4 में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये जो वोकल या मोटर टिक है, ये जो है वो इम्पल्सिवली कर रहे होंगे। इम्पल्सिवली मतलब वो कंट्रोल करना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जान के कर रहे हैं या रोक सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं या हैबिचुअल हो गए, ऐसा नहीं है। दिस इज इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी नहीं है। इसको वो कुछ सेकंड के लिए डिले तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रोक सकते हैं। तो ये टिक डिसऑर्डर हो गया। फिर चाइल्डहुड डिप्रेशन। सो चाइल्डहुड डिप्रेशन में जो है, अगेन देयर आर सेवरल सिम्टम्स, वो देखे जाते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो है कि नहीं है। जैसे कि इरिटेबिलिटी या एंगर है, कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ सैडनेस है, सोशल विड्रॉल है, काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स रिजेक्शन। फिर एपिटाइट में चेंजेस दोनों हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं या बिल्कुल कम कर दें। स्लीप में भी इंसोम्निया, नींद कम आ जाए, या हाइपरसोम्निया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आ जाए, वो भी पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट होंगे, क्राइंग होगा। अब देखो ना, ये सिम्टम जो है मैच कर रहे हैं, और भी जगह पे ये मिलते हैं। यस, तो देखना पड़ेगा। फिर कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होना, फटीग, लो एनर्जी होना, फिज़िकल कंप्लेंट्स जैसे कि स्टमक एक है, हेडेक है, ये सब होना। सो अपने फ्रेंड्स या फैमिली या स्कूल में जो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबीज़ या इंटरेस्ट में उनकी, जिनमें पहले उनको इंटरेस्ट था, मज़ा आता था, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो पास्ट बिहेवियर पता होना चाहिए, तभी ये पता चलेगा। सो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या गिल्ट होगी कि आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग टाइप का होगा। और इम्पेयर्ड थिंकिंग और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे, और रिपीटेड कंसिस्टेंटली देयर विल बी थॉट्स ऑफ सुसाइड और डेथ। ये जो है क्लासिकल सिम्टम्स है इसके। सो ये हो गया। अब मेंटल रिटार्डेशन जो है वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होगा। तो वो जो है डिपेंड करेगा किस पे, जो उनकी IQ का स्कोर है। सो माइल्ड वाले के लिए जो है वो रेंज होती है 50 to 75। ठीक है, ये रेंजेस याद होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे की है। क्योंकि DSM-4 TR में जो डायग्नोसिस इस मेंटल रिटार्डेशन का बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ IQ ओनली, तो वो रेंजेस जो है याद होना कंपलसरी है। उसके बिना जो है
डायग्नोसिस हो ही नहीं सकता है। सो माइल्ड हो गया 50 to 75, मॉडरेट हो गया 35 to 55, सीवियर हो गया 20 to 40 और प्रोफाउंड हो गया 20 to 25 या बिलो दैट, बिलो 20 to 25। अब इसमें देख रहे हैं ना रेंज जो है ओवरलैप कर रही है। जैसे मॉडरेट स्टार्ट हो रहा है 50 से, और सॉरी मॉडरेट जो है एंड हो रहा है 55 से, और माइल्ड जो है 50 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये ओवरलैपिंग रहती है क्योंकि 5 जो है यूनिट्स का हम ये मान के चलते हैं कि एरर हो सकता है। तो अगर किसी को लेटर से कि 55 वाला है तो उसको हम अपर वाले में रखेंगे, यानी कि माइल्ड वाले में रखेंगे, ठीक है। सो लाइकवाइज जो प्रोफाउंड वाला है वो बिलो 20 होगा तो हम उसको कहेंगे कि प्रोफाउंड है। अगर 25 है तो फिर हम उसको ऊपर वाले सीवियर वाली भी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। टेक्निकली जो जैसे इसमें दिया है कि 70 जो है 75 है उतने से उतने पर जो है इसको करेंगे कि MR है, पर एक्चुअली 70 के बिलो करते हैं कि वो 5 वाला जो मैंने बताया ना वो भी यहाँ पे लागू हो जाता है। जैसे हम हायर लेवल पे रख रहे हैं ना जो भी 5 वाला डिफरेंस है, सो लाइकवाइज जो 70 to 75 है उसको हायर लेवल पे रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिलो 70 ही नॉर्मली लिया जाता है MR के रूप में। अब कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, प्रीनेटल इलनेस एंड इन्फेक्शंस। बच्चा जब पेट में है उस टाइम मदर बीमार है या रेडिएशन है या मैल न्यूट्रिशन है, कोई रूबेला वायरस से इन्फेक्शन हुआ है मदर को, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो है चीज़ों को, एनवायरमेंटल जो मैंने बताया जैसे रेडिएशन से एक्सपोजर है ना, कोई फिजिकल स्टिमुलेशन बच्चे को नहीं मिल रहा है बचपन में। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था ना कि बच्चे को फिजिकल स्टिमुलेशन बहुत चाहिए होता है, तो वो नहीं मिल रहा है, तो वो भी हो सकता है। सो ये भी एक रीज़न है। फिर बहुत अगर जो है उसको मैल न्यूट्रिशन हुआ है उससे भी हो सकता है, या मदर को जो है मैल न्यूट्रिशन हुआ प्रेगनेंसी के दौरान तो भी हो सकता है, या मदर को कोई एक्सपोजर हुआ हो केमिकल से तो भी हो सकता है, या मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे मैंने बताया रूबेला वायरस का तो भी हो सकता है। सो इट कुड बी एनवायरमेंटल, इट कुड बी बायोलॉजिकल, या मदर जो है स्मोक करती है, अल्कोहल लेती है, ड्रग्स लेती है तो भी बच्चे में हो सकता है, ठीक है। एक डिसऑर्डर होता है उसे कहते हैं PKU, फिनाइल कीटोनूरिया, PKU, ये मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पे। सो ये ट्रीटेबल है, इसमें भी ब्रेन में जो है डैमेज होता है, लेकिन अगर ये सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो ये ट्रीटेबल है। लेकिन अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर जो है वो इर्रिवर्सिबल हो जाता है। इसी तरह जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो भी जो है ट्रीटेबल है, तो उसकी वजह से भी अगर जो है मेंटल रिटार्डेशन है तो वो ट्रीटेबल है। तो वो कॉज भी हमको देखना होगा कि क्या कॉज है। सो विद दिस I come to the end of this lecture. If you have any questions, you can ask. Otherwise, I will stop the recording. You can stop the recording. Okay.